हाल ही में आप जानते हैं कि अभी चाइना और पाकिस्तान के बनाए हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो एंड पॉइंट यानी कि ग्वादर पोर्ट है, वहां पर हाल ही में एक ब्लास्ट हुआ है। मैं आपको कई बार एक बात बता चुका हूं कि चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले चीन या पाकिस्तान, सीपेक नहीं बनेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि सीपेक को बनने में दिक्कत क्या है। देखिए, सीपेक से भारत को किसी प्रकार की कोई ऐसे पर्टिकुलर दिक्कत नहीं है, पर सीपेक के बेसिकली बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसके कारण सीपेक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। उसको समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, जब तक हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नहीं समझते, वो है कश्मीर का पार्ट, तब तक सीपेक बेसिकली उसकी डिस्कशन पूरी अधूरी है। सीपेक चाहे आपके ग्वादर पोर्ट से स्टार्ट होता हुआ कशगर की ओर जाए, लेकिन सीपेक का बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो कश्मीर की टेरिटरी से पास करता है। कश्मीर की टेरिटरी से पास करने के दो सबसे बड़े समस्याएं आज की डेट में देखी जाती हैं। 1947 से जब से पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक मुहिम चला रखी है कि वो कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, वो कश्मीर के पर्टिकुलर एरिया में आतंकवाद को बढ़ाना चाहता है, तब से हम लोगों ने जितनी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक चीजें करने की जरूरत उसने की है, उनको हमने नकारा है। 1947 से लेके 1971 तक, यानी कि 1947 से 1971 तक अगर हम देखें, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में पाकिस्तान की तरफ से जो एक मुहिम चलाई गई थी, वो ये थी कि वो कश्मीर की टेरिटरी के अंदर इलीगल लेवल पर टेररिज्म को प्रमोट करता था। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इस पीरियड में उसने भारत के साथ 1947 यानी 1947, 1965 यानी 1965 और 1971 1971 में भारत के साथ जंग भी लड़ी। लेकिन 1971 की जो वॉर थी, उस वॉर के बाद एक चीज तो तय हो गई कि जब शिमला अग्रीमेंट 1972 में साइन हुआ, तो भारत और पाकिस्तान ने उस शिमला अग्रीमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा। और वो शिमला अग्रीमेंट में चीज ये लिखी गई कि पाकिस्तान जितनी मर्जी अब कोशिशें कर ले, कश्मीर जो मसला है वो बायलैटरली ही दोनों देशों के बीच में रिजॉल्व होगा। मसला कश्मीर जितनी भी पाकिस्तान ने कोशिश इंटरनेशनलाइज करने की थी, आज की डेट में वो सारी की सारी 1972 के बाद निगेट हो गई। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान की उस समय क्योंकि हालात ऐसे थे कि उसकी बेसिकली भूगोल बदल गई थी, उसके बाद जब उसने ये पॉइंट को एक्सेप्ट कर 1972 में एक्सेप्ट कर लिया कि भाई कश्मीर के बारे में जितनी चर्चा होगी वो भारत के साथ डायरेक्टली होगी और बायलैटरली होगी, इसके बाद पाकिस्तान को एक चीज समझ आ गई कि अब जितनी मर्जी हम कोशिश करें, हम कश्मीर को इंटरनेशनलाइज नहीं कर पाएंगे। और तो और अगर हम चाइना को देखें तो 1962 यानी कि 1962 से चाइना जो है उसने हमेशा से कश्मीर में एक न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करके रखी है। कश्मीर के अंदर न्यूट्रल पोजीशन उसने इसलिए मेंटेन करके रखी थी कि उसको ये बात पता थी कि ये मसला 1972 खास करके जब से शिमला अग्रीमेंट हुआ कि ये बायलैटरल इशू है भारत और पाकिस्तान के बीच का। इसमें उसने हमेशा से ये सोचने की कोशिश करी कि मेरा वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे 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 भारत की प्रगति होती गई, जैसे जैसे भारत जो है एक देश बड़ा बनता गया, और आज की डेट में जब वो भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक माना जाना देश है, इस केस में पाकिस्तान को तो अब समझ आ गई कि भाई भारत के सामने उसकी कोई टक्कर नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी जो हुई है वो हुई है चीन को। चीन को कभी भी जीवन में ये बात नहीं पता थी, ना उसने कभी ऐसा सोचा था कि भारत उसके बराबर में आकर उसको टक्कर देने की परिस्थिति में रहेगा। अब समस्या ये है कि जब से चीन को ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि बेसिकली भारत उसको एक टक्कर देने की स्थिति में है, और ये अंडरस्टैंडिंग उसको 1999 में हुई। 1999 में जब भारत ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था 98 के बाद, और 1999 में जब वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करके भारत ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि भाई अब हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो ये जो 1998 1999 का जो पीरियड था, इसके बाद चीन को समझ आ गया कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, भारत एक बहुत आगे जा चुका है। तब से पाकिस्तान और चीन ने मिलकर कश्मीर के अंदर ये जो स्टेटस को था इसको डिस्टर्ब करने की परिस्थिति बनाई। अब आज की डेट में जब हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखते हैं, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसका गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके से कश्मीर की इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो पाकिस्तान ने पकड़ रखी है उसके अंदर से होता हुआ जाता है। अब इसके दो खमियाजे यानी कि कॉन्सिक्वेंसेज है। सबसे पहली चीज ये है कि पाकिस्तान और चाइना ये दोनों आज की डेट में कश्मीर में इतना कोलैबोरेट क्यों कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें एक चीज जाननी पड़ेगी कि जब से हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, चाइना को अब एक चीज पता थी कि मुझे अब कश्मीर की न्यूट्रल पोजीशन को चेंज करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि चाइना ये सोच रहा था कि मैं इस न्यूट्रल पोजीशन को चेंज कैसे करूं।
तो वो वेट कर रहा था कि कोई ऐसी परिस्थिति मिले मुझे जिससे कि मेरी न्यूट्रलिटी ऑटोमेटिकली हट जाए। और जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2012-13 में चाइना ने अनाउंस किया और 2014 में जब उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इसको पूरे वर्ल्ड के सामने अनवील किया, तो उस समय चाइना को एक चीज समझ आ गई कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये जो कंपोनेंट है मेरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, इसका प्रयोग मैं अब कर सकता हूं अपनी न्यूट्रल पोजीशन को शिफ्ट करने के लिए। और तब से यही हो रहा है कि जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात इंटरनेशनलाइज हुई है, तब से ये पूरा का पूरा कश्मीर इशू जो है, जो कि 1972 से बायलैटरली रिजॉल्व होना था, बायलैटरली ही डिस्कस होना था, ये तब से अब इंटरनेशनलाइज हो गया है। आज की डेट में जानबूझकर जब भी चीन जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करेगा, तो जाहिर सी बात है कि भारत उसको काउंटर करने के लिए स्टेटमेंट देगा, और जब भारत उसको काउंटर करने के लिए स्टेटमेंट देगा तो कश्मीर इशू ऑटोमेटिकली इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि भारत हमेशा ये बात को पॉइंट आउट करेगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक टुकड़ा कश्मीर के हिस्से से जाता है, और कश्मीर के वो हिस्से से जहां पर बेसिकली एक इशू है, और इशू ये है कि वो इलाका भारत का है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा करके रखा हुआ है। और चीन यही चीज चाहता था। चीन चाहता था कि किसी तरीके से कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूं मैं कि जिसकी वजह से कश्मीर नंबर 1 इंटरनेशनलाइज होना शुरू हो जाए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के इस टुकड़े से इंटरनेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो भारत को अगर आज की डेट में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत नंबर 1 ये है। दिक्कत ये है कि जब जब सीपेक की बात होगी, तब तक जो है कश्मीर के एक इंटरनेशनलाइजेशन का अटेम्प्ट होगा। अच्छा, अब क्या भारत को इस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर से डरना चाहिए? आंसर नहीं है। उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण कि जब भी पहले इतिहास में जब हम देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो था नहीं, लेकिन पाकिस्तान कोशिश करता था कि भाई कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की, तो उस समय कश्मीर जब इंटरनेशनलाइज होता था तो पाकिस्तान के समर्थन में कौन से देश आते थे? उस समय सबसे पहला सऊदी अरब आता था, दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आता था, एक पॉइंट पे ईरान आता था। आज की डेट में अगर आप देखो तो ये जो वेस्ट एशिया का हिस्सा है, इस वेस्ट एशिया के हिस्से में ना तो ईरान, ना ही फॉर दैट मैटर सऊदी अरेबिया, और ना ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे के सारे देश जो हैं आज की डेट में किसी प्रकार का कोई समर्थन पाकिस्तान का कश्मीर को लेके बिल्कुल नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान की तरफ से मुहिम चलाई गई थी कि जिसमें वो इंटरनेशनलाइज करके अरब के देशों का सपोर्ट लेकर कश्मीर को बेसिकली एक बॉइलिंग पॉइंट पे रखता था, वो तो अब पॉइंट नेगेट हो गया। तो आज अगर मान लीजिए कि कश्मीर इंटरनेशनलाइज होता है, तो इसमें पाकिस्तान और चीन का समर्थन किस प्रकार के देश करेंगे? तो इसमें सबसे पहला देश आएगा टर्की, क्योंकि टर्की ने तो पाकिस्तान का समर्थन किया है अनुच्छेद 370 के हटने के बाद भी। दूसरा, आज की डेट में इस इंटरनेशनलाइजेशन के पीछे जो लार्जर जियोपॉलिटिक्स चल रही है, वो है बेसिकली अमेरिका की, अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन की। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जो हैं वो एक पॉइंट पर इंडिया के साथ होंगे और एक पॉइंट पर इंडिया के खिलाफ होंगे। आज की डेट में उन दोनों देशों को ये बात पता है कि जब हमारे को भारत की पल्स पकड़नी है, जब भारत की हमें नब्ज पकड़ के उसको ट्विस्ट करना है, तो वो कश्मीर पे स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस बनकर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कश्मीर की इंटरनेशनलाइजेशन का गेम चल रहा है, ये इंटरनेशनलाइजेशन चाइना जो है मिलकर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक इस प्रकार का छुपा रुस्तम टाइप का खेल खेल रही है। तो हमें दिक्कत ये है कि ये इंटरनेशनलाइजेशन से भारत की आर्म ट्विस्टिंग जब अमेरिका और ब्रिटेन चाहें ये अपने मन पर कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चीज एक और है। इससे बड़ी चीज ये है कि भारत ने हमेशा से एक पॉइंट ये बोला है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेसिकली पास करता है गिलगिट बल्टिस्तान के रीजन से। गिलगिट बल्टिस्तान का रीजन हम कहते हैं कि भाई ये तो महाराजा ऑफ कश्मीर जो थे, यानी कि हरि सिंह, उनके टेरिटरी का हिस्सा हुआ करता था। और जब हरि सिंह ने उस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर कर कश्मीर पूरा का पूरा भारत की सरकार के साथ जोड़ा और भारत के साथ जोड़ा, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका भी उस समय हमारे पास आया। आज की डेट में भारत कहती है कि गिलगिट बल्टिस्तान कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर का वो हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा करके रखा है। लेकिन दिक्कत क्या है, अब जब जब भारत जो है गिलगिट बल्टिस्तान के इस पॉइंट को उठाती है, चीन को ये बात पता है कि गिलगिट बल्टिस्तान में तो वो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन चीन ने पिछले चंद सालों में, अगर आप 2014 से जब से सीपेक अनाउंस हुआ है, तब से अगर चीन की गिलगिट बल्टिस्तान की खेल को समझें, तो उसने एक बड़ा अच्छा खेल वहां पे खेलने की कोशिश की है, जिससे कि वो भारत को आज की डेट में अंडरकट करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने गिलगिट बल्टिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि जो वहां की विधानसभा है, उस विधानसभा में वहां के जितने भी एमएलए हैं
उन लोगों को मोटिवेट कर 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 दो चीजें बोलने की कोशिश करवाई है। आज की डेट में गिलगिट बल्टिस्तान के मेजोरिटी जो नेता हैं वो एक नैरेटिव कश्मीर में चला रहे हैं गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके में, और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गिलगिट बल्टिस्तान का जो इलाका है उसका अपना एक इतिहास था, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी थी, और ये अपना इतिहास और अपनी आइडेंटिटी जो उन लोगों की है, अपनी संस्कृति जो उन लोगों की है, वो कश्मीरियों से अलग है। तो सबसे पहली चीज को समझिए कि गिलगिट बल्टिस्तान के जो एमएलएज हैं वो ये प्रकार का नैरेटिव चला रहे हैं कि उनका कश्मीरियों से कोई नाता नहीं है, वो कश्मीर से अलग है। अब दूसरी चीज ये है कि भाई ये नैरेटिव से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि चीन आज की डेट में एक ऐसा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि वो गिलगिट बल्टिस्तान के जितने एमएलए हैं उनको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप एक अपनी आइडेंटिटी के बेसिस पे अपने आप को कश्मीरियों से अलग साबित कर दो, तो कल को पाकिस्तान को बोल के हम गिलगिट बल्टिस्तान को पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस बनवा देंगे। तो आप इस खेल को समझने की कोशिश करिए कि पिछले चंद सालों से ये खेल चल रहा है गिलगिट बल्टिस्तान में। और गिलगिट बल्टिस्तान में जितने भी एमएलएज हैं उन्होंने हाल ही में चंद साल पहले ही गिलगिट बल्टिस्तान की जो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एक रेजोल्यूशन भी पास करा है, और ये चीन के द्वारा पास करवाया गया रेजोल्यूशन है। और ये रेजोल्यूशन ये कहता है कि गिलगिट बल्टिस्तान का जो इलाका है वो बेसिकली पाकिस्तान के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस बन जाना चाहिए। देखिए, ये अगर ऐसा होता है तो ये चीन के हित में है, क्योंकि यदि मान लीजिए गिलगिट बल्टिस्तान अगर एक प्रकार से पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस बन जाता है तो फिर पाकिस्तान की सरकार यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री इनडायरेक्टली का रूल जो है गिलगिट बल्टिस्तान में स्ट्रेंथन हो जाएगा, और वहां से चीन को एक पूरा रास्ता मिल जाएगा कश्मीर के प्रोविंस तक पहुंचने के लिए। तो जितने भी सीपेक के प्रोटेस्ट उस इलाके में अगर कभी मान लीजिए होते तो वो इलाके के प्रोटेस्ट यहाँ पर नलीफाई हो जाते। खैर, इससे भी बड़ी चीज ये है कि भारत को सीपेक से सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आज की डेट में जो आती है वो प्राइमरीली ये आती है कि सीपेक के बनने के कारण पाकिस्तान के अंदर एक मैसिव रेल रोड नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन जो है वो क्रिएट करेगी। अब इस रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन से दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार आएगा, यानी कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है तो ये जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी है इसमें दिक्कत ये है कि पाकिस्तान को जो पैसा सीपेक के इन रेल रोड कॉरिडोर के इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलेगा, हमें उस पैसे से कोई दिक्कत नहीं। हमें पैसे से दिक्कत केवल ये है कि ये पैसा पाकिस्तान की जो सरकार यानी कि आर्मी का इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड सरकार जो है वो ये सारा पैसा लेके भारत में जिहाद फैलाने के लिए उसका प्रयोग करेगी। आज की डेट में आप जानते ही हैं कि कश्मीर में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को पीछे करके उन्हीं के जो नए दो क्लोन्स पाकिस्तान ने बनाए हैं, लश्कर तैयबा का रेजिस्टेंस फ्रंट और जैश ए मोहम्मद का पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, तो ये दोनों क्लोन्स के तहत वो कश्मीर में जिहाद फैलाने की कोशिश कर रही है। दूसरा, पूरे भारत के अंदर इस्लामिक स्टेट की फ्रेंचाइजीज को बनाकर आईएसआई ऑफ पाकिस्तान आईसिस का बेसिकली गठन दोबारा यहाँ पर री एम्फसाइज कर रही है। तो हमें दिक्कत ये है कि यदि पाकिस्तान के अंदर किसी प्रकार का आर्थिक सुधार होता है तो ये आर्थिक सुधार पाकिस्तान की आवाम के विकास के लिए पैसा नहीं लगाया जाएगा, ये भारत के खिलाफ जिहाद में पैसा लगाया जाएगा। और सीपेक बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज करने के लिए बन रहा है, और ये चीन के हित में भी है। चीन अगर ये देखेगा कि अगर सीपेक बनता है, सीपेक से पाकिस्तान को पैसा मिलता है और पाकिस्तान उस पैसे का प्रयोग करके भारत के अंदर जिहाद करता है, तो भारत केवल उस जिहाद को काउंटर करने में लगा रहेगा, तो चीन का कंपटीशन और घटेगा। और तो और आज की डेट में जिन जिन जगहों पर ये सीपेक के कोर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन जगहों पर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की अगर आप रिपोर्ट्स को देखें तो भारत की रॉ की रिपोर्ट्स हमें दो चीजें बताती हैं। पहला कि ये प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं चीन की सरकार के द्वारा डायरेक्टली, तो यानी कि चीन की सरकार खुद पैसा पूरा लगा रही है। और दूसरी चीज, चीन ने आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर 3000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल को डिप्लॉय किया हुआ है। ये जो मिलिट्री पर्सनल आज की डेट में चीन के लोग जो कि आर्मी के लोग पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पाकिस्तान के अंदर हैं, ये पाकिस्तान के अंदर वहां पर एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन कर रहे हैं। अब इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सबसे बड़ा खमियाजा जो है वो ये होगा कि ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डीप बन रहा है कि ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सीपेक के लिए नहीं है,
इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भारत का पूरा पश्चिमी इलाका है, यानी कि जम्मू से नॉर्थ में लेकर गुजरात तक नीचे, इस पूरे इलाके में आज की डेट में चाइना वहां पर पाकिस्तान के अंदर रह के इंटरसेप्टिव सॉफ्टवेयर्स डाल रही है और वहां पर बेसिकली वो इस प्रकार का सिस्टम क्रिएट कर रही है कि भारत के कम्युनिकेशन जो वेस्टर्न साइड पे हैं उनको वो इंटरसेप्ट कर सके। और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की रिपोर्ट्स तो ये तक बताती हैं कि चीन ने जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट वहां पर किए हैं, आज की डेट में दिल्ली तक जो सेंसिटिव कम्युनिकेशन सरकारों के अंदर होती है, उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक को बेसिकली इंटरसेप्ट करने की परिस्थिति में चीन आज की डेट में बैठा है। तो भारत के लिए सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा का खतरा यह है कि चीन के जो इलीगल सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वो कहती है कि डुअल यूज के लिए नहीं है, सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए है, बट भारत की आरएनएडब्ल्यू जानती है, भारत की सरकार जानती है कि ये ड्यूअल यूज के हैं। ड्यूअल यूज यानी कि कमर्शियल यूज और साथ में मिलिट्री यूज दोनों। तो ये परिस्थिति भारत के लिए एक सुरक्षा खतरा है। और आखिर में अगर हम एक पॉइंट देखें तो अगर मान लीजिए सीपेक किसी तरीके से बन जाता है तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि जो ग्वादर पोर्ट था, ऐतिहासिक तौर पर ग्वादर पोर्ट आज तक हमेशा से एक कमर्शियल पोर्ट रहा है, लेकिन चीन आज की डेट में सीपेक के तहत कोशिश ये कर रहा है कि ग्वादर पोर्ट कमर्शियल से एक मिलिट्री पोर्ट बन जाए। और अगर मान लीजिए ग्वादर कल को एक मिलिट्री पोर्ट बनने में सक्षम हो जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह आएगी कि ये जो ग्वादर पोर्ट है, इसके अगर मान लीजिए मिलिटराइजेशन हो जाए तो ये भारत के अंदर का जो पूरा इलाका, समुद्री तट का जो अरेबियन सी वाला इलाका है, इस अरब महासागर वाले इलाके में दिक्कत यह आ जाएगी कि भारत को अपने नेवल रिसोर्सेज और ज्यादा डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो यहां पर ये नेवल रिसोर्सेज के डिप्लॉयमेंट से हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी प्रकार की मिलिट्री गतिविधियां जो है भारत के खिलाफ ना की जाए। तो आपको एक चीज समझनी है कि ये जो सीपेक है, ये चीन की तरफ से उसको भी पता है कि ये मटेरियलाइज होने नहीं वाला, क्योंकि उसको भी पता है कि गिलगिट बल्टिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनवा से लेकर बलूचिस्तान से लेकर हर इलाके में जहां से सीपेक पास कर रहा है उसको प्रोटेस्ट होने ही होने हैं। लेकिन फिर भी इसके बाद चीन जो है पिछले 10 सालों से 2014 से 24 तक सीपेक बनाने की इस मुहिम को छोड़ क्यों नहीं रहा? तो इसके पीछे का जो असली खेल है वो यही है कि सीपेक बनाने के चक्कर में चीन को यह बात पता है कि थोड़ा बहुत पैसा अगर पाकिस्तान की तरफ फेंका, इस पाकिस्तान की तरफ पैसा फेंकने से जो भारत का खर्चा होगा, कश्मीर से लेकर भारत की पूरे जो पश्चिमी इलाकों की सुरक्षा से लेकर समुद्री लेवल पर नौसेना को लेके, वो कम से कम 15 से 20 गुना होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि चीन 1 रुपया सीपेक पे लगाता है तो उसको बेसिकली निगेट करने के लिए और उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भारत को 15 से 20 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। चीन के हित में यही चीज है कि जितना से ज्यादा भारत का फजूल का खर्चा जो है मैं करवाऊं, ताकि इस फजूल के खर्चे से भारत जो है अपने विकास कार्य पर फोकस ना कर पाए। इसी रीजन से आज की डेट में जो भारत है वो ऐसे देशों के साथ कोऑपरेट कर रहा है जो चाहते हैं कि सीपेक ना बने, जिसमें से और कोई नहीं, सबसे बड़ा अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका को भी ये बात पता है कि यदि अगर सीपेक बन जाता है तो उसका सबसे बड़ा खमियाजा अमेरिका के इन्फ्लुएंस को जो पूरे के पूरे अरब महासागर वाले इलाके में है वो भी उसको झेलना पड़ेगा। तो अमेरिका के हित में भी नहीं है सीपेक बनना। तालिबान जो है आज की डेट में अफगानिस्तान में, वो भी नहीं चाहता है कि सीपेक बने, क्योंकि सीपेक यदि बनेगा तो उसका खमियाजा अफगानिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा और अफगानिस्तान आज की डेट में भारत के साथ खड़ा है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि सीपेक ना बने। तो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इतना पक्का है सीपेक नहीं बनेगा। धन्यवाद।